सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या बात है, तुम लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया, इसलिए तुम्हें आज ये वीडियो देखने को मिल जा रही है। बट इससे पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ। मोस्टली तुम में से ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट मेरी सारी ब्रेकडाउन वीडियोस को देखते हैं, तो स्टार्टिंग से उन्हें पता ही होगा कि चैनल पे क्या कुछ नहीं चल रहा है। तो इसी के चलते यार मेरे 2 साल से ज्यादा की मेहनत लगी है इस पे, और रिसेंटली अभी क्या कुछ नहीं हो रहा है। यूट्यूब की नई पॉलिसीज, नए रूल्स के चलते जितने भी फेसलेस चैनल है वो सिक्योर नहीं है। पर आज तुम्हें फेस काम करते हुए मैं नजर आ रही हूँ, कल को बड़े बड़े क्रिएटर नजर आएंगे, सिर्फ चाहे वो ये दोंगा कम्युनिटी के नहीं बल्कि अदर कम्युनिटी के भी जितने भी फेसलेस वाले जो चैनल्स हैं। देखो, मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं। अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम दे रही हूँ तो मुझे इसमें से अर्निंग हो रही, इसी के चलते मैं फ्री में तो यहाँ कुछ भी करने नहीं आई हूँ ना, और ना ही कोई करता है। मैंने अपने स्टडी के अलावा जो बाकी का टाइम है सारा यूट्यूब को दिया है और इसी से मेरी अर्निंग होती है। तो अगर तुम्हारे पास जरा भी दिमाग है, तुम खुद बताओ, तुम अपनी 2 साल की मेहनत को ऐसी जाया होने दोगे कुछ लोगों के कहने पर कि भाई फेस कैम मत करो, हमें आदत नहीं, अच्छा नहीं लगता। बताओ क्या तुम करोगे? ऑफ कोर्स तुम नहीं करोगे। अब ऐसे मान लो अगर तुम कहीं पे जॉब करते हो तो वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें कि तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें वो निकाल देंगे। सेम ऐसा यहाँ पे भी है, और मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, मेरी मेहनत लगी है, मैं ऐसे ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकती। सॉरी अगर तुम लोगों को नहीं अच्छा लगता फेस कैम तो मत देखो तुम। लेकिन यार कमेंट में इतना बुरा भला कोई किसी को नहीं कहता। लिटरली मैं एक लड़की हूँ, मेरे पीछे भी कोई फैमिली है, मुझे भी सुनने वाले मेरे घर वाले देखते हैं वीडियोस, वो क्या सोचेंगे? पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, बहुत से ऐसे भी मेरे होमीज हैं कि भाई जो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट। इसलिए जिन्हें मेरा फेस कैम करना पसंद यार, मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा सजेशन है ना कि मैं कैसे करूँ तो प्लीज कमेंट में बताओ, मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ। बट गाइस फेस कैम करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये नेसेसरी है, ये जरूरी है, ये नीड है। सो आई होप कि तुम सब समझोगे और हाँ कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो होमीज आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो की स्टार्टिंग में एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था, और यहाँ पे जो गॉड किंग हुआंगफू और जो गॉड किंग डुआनमू है इनके बीच बैटल चल रही थी। और यहाँ पे लाइट गॉड डुआनमू जो है अपने लाइट पावर का यूज करते हुए बहुत ही इजीली उसके ये जो 10,000 मल्टीपल लेयर्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन था ना, इसको डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिस भी एंगल से उसके ऊपर अटैक होता है ना, तो वो हर एक एंगल के अटैक को बहुत इजीली काउंटर कर लेता है अपने पावर के जरिए से। अब यहाँ पे गॉड किंग हुआंगफू अपने स्वॉर्ड से कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते लाइट गॉड किंग थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका था। लेकिन वही दूसरी तरफ ब्रदर डुआनमू को वो जो ट्रेजर था उसके ट्रेसेस मिल जाते हैं, जिसके चलते वो अपनी फादर और आंट को इन्फॉर्म करता है कि मुझे वो ट्रेजर मिल गया। अब मैं तुम्हें बता दूं गाइस कि ये वही ब्रदर डुआनमू है जिससे किन्मो की काफी अच्छी बनती है। और सीजन 6 में तुमने देखा होगा कि किन्मो और इसकी बहुत ही अच्छी जमी थी, और स्पेशली इसने तो इस लियार के स्वयंवर में भी हिस्सा लिया था। तभी यहाँ पे ब्रदर डुआनमू अपने फादर को बताने लगता है कि जो मैरियट पीपल सील है वो इस वक्त साउथ वेस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे लाइट गॉड किंग जब ये सुनता है ना तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ हुआंगफू को यहाँ पे रोकने का, एटलीस्ट हम सभी लोग इस वक्त एडवांटेज में है। अब यहाँ पे इसके चलते ना ये बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, और यहाँ पे एक लाइट ट्रैप को सेट करते हुए इमीडिएटली उसे अनलीश कर देता है, जिसके चलते सभी की आंखें काफी ज्यादा चकाचौंध हो जाती हैं और इन्हें सामने कुछ भी नहीं दिखता। इवन की ये जो इम्पैक्ट था ना इस फॉर्मेशन का, इसके चलते काफी सारे गॉड किंग जैसे इसकी चपेट में आते हैं तो भाई इनके दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा था। और फाइनली यहाँ पे हर एक चीज को छोड़ते हुए जो लाइट गॉड किंग था वो एट द एंड इस मैरियट पीपल सील को ट्रैप करके अपने पास हासिल कर लेता है। और अब यहाँ इसके फैमिली के जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, और उसके पीछे पीछे जितने भी लोग थे वो सब के सब एक एक करके यहाँ से निकलने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइट गॉड किंग है वो यहाँ उस सील के साथ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन जो ब्रदर डुआनमू है जिसका दिल बहुत ही ज्यादा काइंड है, वो जब यहाँ पे काफी सारे लोगों को देखता है ना जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ इस सील के चलते, तो यहाँ पे ब्रदर डुआनमू कहने लगता है कि फादर आखिर ऐसा आपने क्यों किया? हाँ, सिर्फ एक ट्रेजर के लिए आपने इतनी सारी जानें ले ली। आप चाहे तो उन्हें इंजर्ड कर सकते थे, उन्हें कुछ भी करके बस यहाँ से दूर कर देते, लेकिन क्या उनकी जान लेना क्या ये जरूरी था? ये सारे मासूम लोग थे। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि क्या मासूम? ये लोग तुम्हें मासूम लगते हैं? इन लोगों ने मैरियट पीपल सील चुराने की कोशिश की। तो बेटा एक बात जान लो, यहाँ पर जो भी कदम लगता है ना ट्रेजर के लिए वो मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। इनके साथ जो कुछ हुआ ये सब डिजर्व करते हैं। और एक बात याद रखना, जो 8 स्कैर्ड एम्परर्स है ना इस सुप्रीम डिवाइन रियलम में, जो 8 रैंक्स की फैमिलीज हैं, उनके सारे लोग, उनका ब्लड डिवाइन है, वो लोग प्योर ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। और ये कीड़े मकोड़े ये यहाँ पे इस ट्रेजर को हासिल करने क्या सोच रहे हैं? डिवाइन रियलम में जो 8 स्कैर्ड एम्परर्स हैं ये लोग सुप्रीम हैं, और जो एक्सल्टेड सेलेस्टियल हैं वो इन्हीं में से किसी एक को चूज किया जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही हाल फिल्म में बने जो गॉड किंग्स हैं उनको। पर लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था उसमें एक लो लेवल की गॉड किंग आई थी और उसने एक ट्रेजर को अपने हाथ में हासिल भी कर लिया था, और उसका अंजाम क्या हुआ है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन इस वक्त मैं इतना जानता हूँ कि जो बाकी सारे एम्परर्स हैं इनके पास सोचने समझने का दिमाग नहीं है, इन्हें जरा भी अकल नहीं कि ये किसी को भी यहाँ पर इस कंपटीशन में अलाउ कर सकते हैं कि वो आए और कम्पीट करे। पर आखिर क्यों? हमारे पास हमारा रॉयल ब्लड लाइन है, हम ही लोगों में से किसी को चुना जाना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर एक स्कैर्ड एम्परर होने के नाते मैं यहाँ पे सही फैसला करूंगा, और अब ये सील
सील इसके सही ओनर के पास पहुंच चुकी है और अब मैं इसके जरिए से हेवनली दाव के लॉस को वापस से रीस्टार्ट करूंगा, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए वो तेजी से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। दुआनमो को अपने फादर की ना काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि आखिर वो कह क्या रहा है। अब यहाँ में लाइट गॉड किंग जैसे ही बाहर आता है ना तो यहाँ उसका सामना होता है ज़ोऊ हुओ और जियांग फैन से, यानी कि यहाँ पर ये लोग कब से घात लगाए बैठे हुए थे कि भाई जैसे यहाँ पे मैरियट पीपल सील के साथ कोई भी बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे और फिर उससे वो सील छीन लेंगे। अब यहाँ जियांग फैन अपने बेटे और ज़ोऊ हुओ भी अपने बेटे ज़ोऊ शियान के साथ यहाँ मौजूद था और यहाँ लाइट गॉड किंग समझ आते हैं कि ये लोग इसका रास्ता रोकने के लिए खड़े हुए हैं और यही इनका शुरू से प्लान था। और यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने ये फेयर फाइट में जीता है, तुम लोग मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। यहाँ पे सरप्राइजिंगली दोनों अपना अपना रास्ता छोड़ देते हैं। जियांग फैन अपने बेटे से भी आगे आने को कहता है और ज़ोऊ हुओ भी अपने बेटे यानी कि ज़ोऊ शियान से कहने लगता है कि हाँ इसका रास्ता छोड़ दो और कोई भी इसे नहीं रोकेगा क्योंकि एट द एंड ये चीज हमारी ही होगी। तभी यहाँ पे जैसे ये लोग रास्ता छोड़ देते ना तो भाई लाइट गॉड किंग जो कि पागल हो चुका था वो खुशी के मारे चिल्ला देता है फाइनली ये मैरियट पीपल सील मेरी हुई, अब मैं एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाऊंगा। और जैसे ही वो एग्जिट वाला जो पोर्टल था उसके अंदर जाने लगता है और यहाँ पे किन्मो जो कि इसके पूरे सफर को देख रहा था वो कहने लगता है कि अच्छा तो एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का ये जो कंपटीशन है ये इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा मुश्किल है, कितनी सारी जाने गई। जब मैं हाउफी और सेबल हम लोग जब लोअर रियलम में थे ना तो वहाँ पर भी कल्टीवेशन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बस हायर जगह को ये लोग हथियाना चाहते तो इसके लिए किसी को भी वो लोग बेरहमी के साथ मार देते थे। बहुत ही क्रूअल वर्ल्ड था वो। और यहाँ पर आके भी सेम चीज मैं देख रहा हूँ। अंकल हैन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये स्ट्रगल कब खत्म होगा, कब ये जाकर सब कुछ रुक जाएगा और हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। यहाँ तक कि डिवाइन रियलम में पहुँचने के बाद भी ये सब कुछ चलता आ रहा है, क्या इसका कोई अंत नहीं? एक गॉड किंग होकर डिवाइन रियलम में आने के बाद भी वही दर्द, वही मॉर्टल लाइफ वाली पेन सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मास्टर्स ये बताने लगते हैं कि ये वही रीजन है कि जिसके चलते अगर किसी को एक हल्का सा चांस भी दिखता है ना कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने का तो उनमें से कोई भी इस मौके को गवाना नहीं चाहता। वो कहने लगता है कि तो क्या एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल ये लास्ट स्टेज है, क्या इसके आगे कुछ भी नहीं है, या फिर एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के आगे भी कोई पावरफुल सुप्रीम बीइंग है? तभी उसकी नजर अपने दोनों बेटे पे जाती है जो कि यहाँ पर मजे से खेल रहे थे और ये देखकर जिन्हीं को यहाँ पे फिक्र होती है और वो कहने लगता है कि अगर मुझे मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी खुशियों को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वही दूसरी तरफ जो लाइट गॉड किंग है जो कि इस पोर्टल से बाहर आ चुका था वो यहाँ पर अपने इस मैरियट पीपल सील को देखकर कहने लगता है कि फाइनली मेरी लिटिल लैंड सिटी अब बहुत ही जल्द अपना फर्स्ट एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल को प्रोड्यूस करने वाली है। बट सडनली ये जगह पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, टाइम को जैसे पॉज कर दिया जाता है और अचानक से चारों ओर से सी ऑफ ब्लड इमर्ज होने लगता है जिसके अंदर ये खुद को पूरी तरीके से ट्रैप पाता है। अगले ही पल यहाँ पर वो देख पाता है कि वो ब्लड सी में मौजूद है और इस दौरान उसके सामने एक लेडी अपीयर होती है। उसके बाद वो लेडीज के करीब जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ दुआनमो, तो मुझे पहचान नहीं पाए, आखिर तो मुझे भूल कैसे सकते हो? तभी यहाँ इस बंदे को याद आता है कि इससे पहले जब सालों पहले एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कंपटीशन हुआ था तब यहाँ ये लेडी जिसका नाम शुयून है वो अपने पास से एक ट्रेजर को लेकर यहाँ से भाग रही थी और ये बंदा उसका पीछा करते हुए कहने लगता है कि शुयून तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को चुरा सको। अब यहाँ पे जो वाइन गॉड किंग है वो उसे बहुत बेरहमी के साथ यहाँ पे हर्ट करता है जिसके चलते वो इंजर्ड हो चुकी थी। तभी यहाँ पे लाइट गॉड किंग आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ कल की पैदा हुई लड़की एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने का ख्वाब देख रही है, आज तुम्हें तुम्हारी औकात में दिखा के रहूंगा। कहते हुए वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है जिसके चलते बेचारी शुयून की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पे वाइन गॉड किंग भी अपने वाइन से इसे जकड़ लेता है और इसके हाथ को जैसे ही वो पकड़ता है तो इन सबको लग रहा था कि इसके पास वो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर होगा, लेकिन जैसे ही वो मुट्ठी खोलती है तो इसके हाथ में कुछ नहीं था। अब यहाँ लाइट गॉड किंग समझ आते हैं कि ये तो बस एक चारा थी ताकि इन सभी को यहाँ पे भटकाया जा सके और असली ट्रेजर तो किसी और के पास है। और वो पूछने लगती है कि बताओ आखिर असली एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर कहाँ और किसके पास है, जल्दी मुंह खोलो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सडनली यहाँ पे एक डिवाइन वॉइस आती है जो कि आसमानों में गूंज उठती है और सभी को बताया जाता है कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर ओवर हो चुका है क्योंकि एक नया एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल हमारे बीच इमर्ज हो चुका है जिसका नाम द गॉड किंग ज़ियाओ याओ है। तभी यहाँ पे एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल ज़ियाओ याओ आ जाता है जिसे देखते साथ ही शुयून काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन में कहने लगती है कि अब जबकि एक नया एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल हमारे बीच आ चुका है तो डिवाइन रियलम का जो पहले का बैलेंस था अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। पावर बैलेंस अब पूरी तरीके से बदल चुका है, अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब ज़ियाओ याओ का जो सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पे उसे कहने लगता है कि चलो हमारे साथ मास्टर के पास हमें जाना है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट पे करना होगा, जिस पे वो मान जाता है। और अब वो जाने से पहले जो शुयून है उससे कहने लगता है कि शुयून तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मैं तुमसे जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और अब मुझे जाना होगा, मैं अब इस डिवाइन रियलम में नहीं रह सकता और ना ही डायरेक्टली मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपने पीछे टाइम लॉस की कुछ इनसाइट्स को छोड़ दिया है जिसे तुम आगे चल के यूज कर सकती हो और इसके जरिए से अपने दम पर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन सकती हो जिसके बाद हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहते हुए यहाँ पे ज़ियाओ याओ चला जाता है और यहाँ शुयून पूरी तरीके
तरीके से अकेले पड़ जाती है। अब बाकी सारे जो गॉड किंग्स थे वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो लाइट गॉड किंग है और जो करंट का अभी एक स्कैर्ड एम्परर भी है, वो यहाँ पे शुई उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर लाइट गॉड किंग को याद आ जाता है कि आखिर इसके सामने ये जो लेडी खड़ी है ये कौन है, और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम हो। अब इसके आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। तभी यहाँ पे शुयन उसके आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि ब्रदर तुआन, अब तो तुम एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने से रहे, तुमने मुझे बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, और तुमने आज तक हम जैसे एक्सेंडेड्स को कभी भी अपने बराबर तो दूर की बात कीड़े मकोड़े तक के बराबर नहीं समझा। तुम तो हमें एक धूल मिट्टी के समान समझते हो, है ना, पर अब तुम मरने वाले हो। ये कहते हुए वो अपने ब्लड सी क्वीन फॉर्म में आ जाती है और आते साथ ही अपने ट्रेजर को निकालकर सीधा इसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट गॉड किंग था वो अपने सोर्स स्पिरिट पर्ल को बाहर निकालता है, जिसके चलते यहाँ उसका अटैक जैसे से टकराता है ना, तो ब्लड सी क्वीन को भी थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। लेकिन तभी वो अपने ट्रेजर को टाइटली होल्ड करते हुए और तेजी से हमला करती है और कहने लगती है कि चिंता मत करो, यहाँ तक कि तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड सोर्स स्पिरिट पर्ल है ना, आज ये भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा मेरे कहर से। अगले ही पल वो उसके पर्ल को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना भाला सीधा इसके फोरहेड पे दे मारती है। यहाँ पे ये बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं एक अब इससे पहले कि अपनी बात कंप्लीट कर पाता इसकी बॉडी यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे पता चलता है कि यार अकड़ बहुत बुरी चीज है, क्योंकि अकड़ की पकड़ इंसान को फिर कहीं का नहीं छोड़ती है। यहाँ पे ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुरूर में था कि भाई मेरा तो रॉयल ब्लड है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखो ब्लड सी क्वीन जैसे कि सालों पहले उसने इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, आज वही उसके मौत का कारण बन गई। अब तभी यहाँ पे मैरियट पीपल सील को ब्लड सी क्वीन अपने हाथों में ले लेती है और तभी उसके पास यहाँ लाइट गॉड किंग का लाइट सोर्ड स्पिरिट पर्ल भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले उसके लाइट सोर्ड स्पिरिट पर्ल को ना, जो कि उसे एज अ डिफेंस की तरह यूज करा था, उसे पहले डिस्ट्रॉय किया, जिसके बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, विच मीन्स कि पहले लाइट गॉड किंग का सोर्स पर्ल डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन मेन बॉडी तो जिंदा थी ना, तो यहाँ पे पर्ल वापस से अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गया। और यहाँ जैसे लाइट गॉड किंग को इसने मारा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये जो सोर्स पर्ल था ये इसका हो गया। अब यहाँ से ब्लड सी क्वीन जो है निकल जाती है। अब यहाँ पे दूर से किनमो और जो मास्टर जी यानी कि अंकल लैन है ये सारा नजारा देख रहे थे, और ब्लड सी क्वीन की अपीयरेंस को देखकर तो भाई इनके भी होश उड़ जाते हैं। और हैरानी तो सबको इस बात की हो रही थी कि उसने एक स्कैर्ड एम्पर को इतनी आसानी से मतलब एवर ही मार दिया। मास्टर जी भी यहाँ बताने लगते हैं कि आज तक पूरे डिवाइन रियलम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सुना हो कि एक स्कैर्ड एम्परर एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर में मारा गया हो। किनमो तुम समझ नहीं रहे हो, डिवाइन रियलम का बैलेंस अब पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना हम सभी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ गाइस जो ब्लड सी क्वीन है यार, उससे तो यहाँ पे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो यहाँ पर बस तेजी से निकलकर जल्द से जल्द एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना चाहती थी, तो वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने में लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर उड़ता हुआ एक जायंट सा जो वेपन है वो उसकी तरफ आता है, लेकिन इससे वो डॉज कर जाती है और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि आशुरा गॉड किंग है। और उसके अपीयरेंस को देखकर यहाँ पे ब्लड सी क्वीन कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम जरूर आओगे, तो बताओ आखिर तुम मुझसे कैसे ट्रेड करना चाहती हो। जिस पे आशुरा गॉड किंग अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसा कि यहाँ पर आने से पहले मैंने सोच के रखा था, और मैं एग्जैक्टली ऐसे ही तुमसे फाइट करूंगा। उसकी बात सुनकर ब्लड सी क्वीन हंसने लगती है और कहने लगती है कि मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूंगी, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो कहूंगी, तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, मुझे जो चाहिए उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ इनके बीच फाइट शुरू होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो बाकी सारे गॉड किंग्स और जो स्कैर्ड एम्परर्स थे वो लोग यहाँ पर जो लाइट गॉड किंग यानी कि जो इनके दूसरे स्कैर्ड एम्परर है उसकी तलाश में यहाँ आते हैं, लेकिन उसे ना पाकर सभी कहने लगते हैं कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। इवन की उसकी बहन को भी उसकी फिक्र हो रही थी, बट सडनली उसका वो जो जाइंट सा स्वॉर्ड है वो जमीन पे जा गिरता है, और ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो मारे गए। और उसकी बहन कहने लगती है कि बड़े भाई चिंता मत कीजिए, मैं आपको अवेंज जरूर करूंगी, आपका बदला मैं जरूर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ अब ये सब के सब एग्जिट की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ बाहर आते साथ ही इन्हें नजर आता है कि आशुरा गॉड किंग और यहाँ ब्लड सी क्वीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े। यहाँ पे जो हुआ है, जब वो यहाँ पर ब्लड सी क्वीन को देखता है तो वो कहने लगता है कि 8 स्कैर्ड एम्परर्स हेवन के द्वारा चूज किए गए हैं, और इनको चूज किया गया है कि ये लोग अपने अपने रीजन को जो कि डिवाइन रियलम में मौजूद है वहाँ पर रूल करे। लेकिन तुमने आज उनमें से एक एम्परर को मार दिया है, जिसका मतलब तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इसके चलते डिवाइन रियलम का बैलेंस भी पूरी तरीके से इंटरप्ट हो चुका है। तुमने जो किया है ये नाकाबिले माफी है, और इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अभी ये कहते साथ ही सारे के सारे जो एम्परर्स थे ना वो यहाँ पर अपने क्लैन ट्रेजर को एक साथ अनलीश करते हैं, और ये सभी लोग फोर्सफुली इसे यहाँ पे सप्रेस करना चाहते हैं, जो देखकर ब्लड सी क्वीन कहती है कि अच्छा तो तुम लोग अपने अपने क्लैन ट्रेजर के जरिए से मुझे यहाँ पे सप्रेस करना चाहते हो। पर अफसोस की बात है इनमें से एक ट्रेजर तो मेरे पास है। और तभी वो यहाँ पर जो स्प्रिट पर्ल है उसे बाहर निकालती है, और जैसे ही वो इसे यूज करने के लिए हवा में उछालती है और अपनी ऑरा के जरिए से इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट सडनली ये रेजिस्ट करने लगता है, जो देखकर ब्लड सी क्वीन भी हैरान थी और कहती है पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऑनरलेस है ना, तो आखिर ये रेजिस्ट क्यों कर रहा है। अब सडनली ये जो स्प्रिट पर्ल था ना इसके अंदर से इसकी पावर निकलते साथ ही सीधा जो यहाँ पे लाइट गॉड किंग था उसकी बहन को चूज करता है और उसकी बॉडी में समा जाता है, और सडनली वो
सक्शन फोर्स के जरिए से उसे अपनी ओर पुल करता है। तो ब्लड सी क्वीन भी इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए इसकी ओर लपकती है, लेकिन एक इम्पैक्टफुल फोर्स इसे पीछे की ओर धकेल देता है और अगले ही पल यहाँ पे इसका ये जो ट्रेजर था ना, ये इसे चूज कर लेता है और इसका पूरा का पूरा लुक भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तो किन्यू भी बहुत ज्यादा शॉक था और कहने लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगबाओ ट्रेजर आखिर कैसे ये रिफाइन हो सकता है, फिर इसने कैसे चूज कर लिया। जस्ट मास्टर जी यानी कि अंकल नैन बताने लगते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर होते हैं ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल तो होते हैं, लेकिन जो क्लैन ट्रेजर होते हैं, फिर चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम कहते हैं ताकतवर हो कितने कमजोर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो डिवाइन ट्रेजर्स हैं ये आखिर कैसे काम करते हैं। तो हुआ यूं, तो असल में बात ये है कि जब सालों पहले डिवाइन रियलम का यहाँ पे निर्माण हुआ, यानी कि जब डिवाइन रियलम एग्जिस्टेंस में आया, तो तब 8 क्लैन ट्रेजर को भी हेवन ने यहाँ पर डिसेंडेंट किया था, यानी कि हेवन की तरफ से 8 डिवाइन ट्रेजर्स भी भेजे गए थे। और ये जो 8 डिवाइन ट्रेजर है, ये 8 डिवाइन क्लैन के जो ब्लड लाइन्स है, इनके साथ परफेक्टली मैच हो गए थे। तो ये जो स्पिरिट सोर्स पर्ल है, इससे उस ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ बंदा जो कि डायरेक्ट ऑर्डर के बाद बिलोंग करता हो, यानी कि जिसके पास प्योरेस्ट ब्लड लाइन हो, वो इसे रिफाइन एंड अब्सॉर्ब जरूर कर सकता है। तो यहाँ पे जो लाइट गॉड किंग जो कि मारा गया, तो उसकी बहन की ब्लड लाइन और उसकी ब्लड लाइन सेम है, ऑफ कोर्स कॉज वो सिबलिंग्स है, इसीलिए अपने ट्रू ऑनर के मारे जाने के बाद उसके बाद जो डायरेक्ट ब्लड लाइन है, इस ट्रेजर ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। यहाँ पे ये सारा नजारा देख कर ना किन वो समझ जाता है कि अच्छा तो ये है 8 डिवाइन क्लैंस का टॉप सीक्रेट। तभी यहाँ पर किन्मो को कुछ ख्याल आता है मास्टर जी से। वो कहने लगता है कि अंकल लैन एक बात बताइए, जो लिटिल सी है उसका जो फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल है, अगर इसे आइडेंटिकली देखा जाए ना, तो ये असल में शेंतो क्लैन से बिलोंग करता है। तो आखिर उसने किन्सी के लिए उसे रिफाइन क्यों किया? अब अंकल लैन यानी कि मास्टर जी बताने लगते हैं कि इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो 8 डिवाइन ट्रेजर है, ये बाकी सारे जो 8 डिवाइन क्लैंस और जो उनके ट्रेजर है, इनसे लिंक्ड है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि एक क्लैन ओनर अगर मारा जाए तो ट्रेजर उसके डायरेक्ट ब्लड लाइन वाले किसी दूसरे को चूज कर लेगा। यहाँ पे किन्मो सोचने लगता है और कहने लगता है कि जब तक मेरा मिस्टीरियस सेकंड ब्रदर इस काम में इन्वॉल्व है, तो यार कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मिस्टीरियस सेकंड ब्रदर किन्मो किसे कह रहा है, ये तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर तुम सीजन 7 को स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हो ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 एपिसोड को अगर देखा है, तो तुम्हें इसका जवाब जरूर पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं यार, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब यहाँ पे लाइट गॉड किंग की जो बहन थी, वो यहाँ पर बाकी सारे स्कैर्ड एम्पर के साथ मिलकर यहाँ पर अपने अपने क्लैन ट्रेजर का यूज करते हुए एक साथ ये लोग मिलकर ब्लड सी क्वीन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। तभी यहाँ पे जो न्यूली जो स्कैर्ड एम्पर थी, वो कहने लगते हैं कि आज तुम यहाँ पर मरने वाली हो ब्लड सी क्वीन, तुम मेरे भाई को ज्वाइन करने वाली हो, बहुत बेरहमी के साथ मारा ना तुमने, अब तुम मजा चखोगी कि मौत का दर्द क्या होता है। ये सुनकर तो भाई ब्लड सी क्वीन इसकी खिल्ली उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि अरे रे कितना ज्यादा तेवर दिखाती हो, हाँ तुम में से जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि मैं तुम में से किसी से भी नहीं डरती, मैं ब्लड सी क्वीन हूँ, तुम सबको मैं देख लूंगी। अब यहाँ पे ये सुनकर तो भाई सारे के सारे जो 8 स्कैर्ड एम्परर्स थे ना, इन सब की सटक जाती है। अब ये लोग अपने अपने क्लैन ट्रेजर का यूज करते हुए सेम वही फॉर्मेशन का यूज करते हैं जैसे कि स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीजन 6 है, उसमें किनियो को मारने के लिए इन सब ने यूज किया था। अब यहाँ इन सभी को यूनाइट होता हुआ देख कर ना ब्लड सी क्वीन कहती है कि तुम्हारे जैसे दोगले लोगों तो मैंने आज तक नहीं देखा, अब तुम लोग वापस से मुझे मारने के लिए यूनाइट हो चुके हो। हाँ पर चिंता मत करो, अगर मैं मरूंगी ना, एटलीस्ट 2 या 3 लोगों को तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। तो बताओ कौन है वो जो मेरे साथ मरने वाला है। तभी यहाँ पे ब्लड सी क्वीन अपने डोमेन को भी अनलीश करती है और साथ ही यहाँ पर काफी सारे जो बारिश होती है वो भी बरसने लगती है, जिसके चलते यहाँ इनकी जो ऑरा थी वो सप्रेस हो जाती है। और अगले ही पल अपने उस वेपन को थामते हुए ब्लड सी क्वीन तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगती है। ये देखकर सारे के सारे स्कैर्ड एम्परर्स अपने अपने हैंड साइंस को बनाने लगते हैं। अब जिसके चलते इनके क्लैन ट्रेजर से काफी सारे अटैक्स ब्लड सी क्वीन के ऊपर होने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी को भाई चुटकियों में निपटा देते और कहने लगते कि क्या हुआ, बस इतना ही दम है। अब तभी यहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर अपना सक्शन फोर्स डालने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर जो जोंग हुआ था यानी कि थंडर पनिशमेंट सिटी का ये बंदा, वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने जाता है। सडनली यहाँ पे अचानक से बस ब्लड मिस्ट छा जाता है ब्लड सी क्वीन की जगह, और यहाँ सभी को लगता है कि शायद वो मारी जा चुकी है। अब यहाँ पे उसके हंसने की आवाज आती है और ब्लड सी क्वीन जो कि यहाँ इनको चकमा देके यहाँ से निकलने की फिराक में थी, वो हंसते हुए कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो मैं यहाँ तुम्हारे स्टूपिड प्लान में फंस जाऊंगी और मरने तक यहाँ फाइट करती रहूंगी, कभी नहीं। ये कहते हुए वो काफी तेजी से निकल रही थी, जो देखकर जियांग फैन को फिक्र होती है और वो कहने लगता है कि मेरा ट्रेजर हमें से पकड़ना होगा। तभी वो यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को जो थंडर पनिशमेंट सिटी के अंदर मौजूद जो इनका एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल यानी कि जो हुआ का जो फादर है उसके पास भेज देता है और कहने लगता है कि थंडर पनिशमेंट सिटी के एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। हम में से एक स्कैर्ड एम्परर मारा जा चुका है और मैरियट पीपुल सील अब किसी और के हाथ लग चुका है, और मैं जियांग फैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज प्लीज आप एक्ट कीजिए। ये सुनकर यहाँ जो थंडर पनिशमेंट सिटी का एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है वो कहने लगता है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। ये सुनकर तो वही जियांग फैन को भी राहत मिलती है और वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आशुरा गॉड किंग यहाँ ब्लड सी क्वीन का रास्ता रोकने के लिए आ जाता है
और कहता है कि चुपचाप तुम्हारे पास वो जो सील है ना उसे यही छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ उसे टाइम लॉ का यूज करते हुए फ्रीज कर देता है। लेकिन एज वी नो कि ब्लड सी क्वीन के पास भी स्पेस एंड टाइम लॉ का काफी अच्छा खासा नॉलेज है, और ये नॉलेज असल में उसे जो ज़ियाओ याओ है उससे हासिल हुई थी, जो कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने के बाद उसके पीछे छोड़ गया था। इसी के चलते वो बहुत इजीली खुद को यहाँ से आजाद कर लेती है और कहने लगती है कि कितना घटिया और चीप ट्रिक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके जरिए से मुझे रोक पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ से उसे क्रॉस करते हुए निकल जाती है। अब यहाँ शुरो गॉड किंग हैरान था, कहने लगता है कि कैसे, क्या तुमने भी टाइम स्टॉप जो कि डिवाइन एबिलिटी है उसे मास्टर कर लिया। अब ये कहते हुए आशुरा गॉड किंग अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इसके ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ ब्लड सी क्वीन इसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए इसके ऊपर हमला कर देती है। आशुरा गॉड किंग अपने बैरियर को आसपास बना लेता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन ब्लड सी क्वीन इसके ऊपर भाई डोमिनेट कर रही थी। लेकिन ब्लड सी क्वीन जैसे इसके ऊपर हमला करने वाली थी ना, तभी यहाँ पर एक तेज थंडर स्ट्राइक होती है और यहाँ जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है थंडर पनिशमेंट सिटी का उसकी आवाज आती है। ब्लड सी क्वीन भी हैरान थी कि आखिर यहाँ पे कौन आ गया, पर तभी वो बंदा कहने लगता है कि छोटी लड़की तुम एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दूसरों के मामले में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रही हो, और चिंता मत करो अब तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे उसका ये कहना था ना, अचानक से एक तेज लाइटनिंग यहाँ जमीन पे गिरती है, जिसके चलते सभी की आंखें बंद हो जाती है और यहाँ पे थंडर सेलेस्टियल अपने माइटी फिगर के साथ आ जाता है। और फिर एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल को देखकर आशुरा गॉड किंग और जो ब्लड सी क्वीन है इनके होश उड़ चुके थे। तभी यहाँ पे वो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल अपनी पावर का यूज करते हुए उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है और फिर यहाँ पे अपनी थंडर चेन्स के जरिए से इसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है और कहता है कि हाँ अब बस ऐसी अच्छी बच्ची बन के रहो। तभी वो उसके पास से उस मैरियट पीपल सील को बाहर निकाल लेता है फोर्सफुली। अब वो मैरियट पीपल सील को देखकर आशुरा गॉड किंग, जो कि एक नंबर का बेवकूफ है, उसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ये जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है वो उसी के लिए तो आए हैं, उसी के लिए तो ये ट्रेजर उससे फोर्सफुली हासिल कर रहे हैं ताकि इसे दे पाए। अब वो जैसे इसे लपकने को चाहता है तभी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल उसे फ्रीज कर देते हैं और फिर वो उससे कहने लगता है कि देखो लूफेन, एक बात जान लो, एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना इतना आसान काम नहीं है। और ये कहते हुए उनका किलिंग इंटेंट वाला लुक भाई आशुरा गॉड किंग को पसीना पसीना कर देता है। तभी यहाँ पर बाकी सारे स्केर्ड एम्परर्स आ जाते हैं और यहाँ पे जो हुआंग फू है वो यहाँ इसे देखते साथ ही एल्डर थंडर पनिशमेंट एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। अब सभी इसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। जियांग फैन भी मन ही मन खुश हो रहा था कि फाइनली अब वो एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन ही जाएगा। तभी यहाँ पे जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है थंडर पनिशमेंट सिटी का, वो यहाँ एक नजर सभी को देखता है, फिर अपने बेटे को बुलाता है और उसे बताता है कि ये जो मैरियट पीपल सील है इसके अंदर टाइम लॉ का बहुत बड़ा पोर्शन छिपा हुआ है, तो जो भी टाइम लॉ को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करता है उसी को ये सील दिया जाना चाहिए और वही अगला एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनेगा। ये कहते हुए वो इस सील को उसे दे देता है। अब ये सुनकर सभी को पता है कि जो ज़ोऊ हू है वो सीधा ये सील जो है जाकर जियांग फैन को दे देगा। अब जियांग फैन का चेहरा भी एकदम खिल उठता है जब वो अपनी नजरों के सामने ज़ियाओ हू को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और मन में कहने लगता है कि फाइनली अब मेरा फ्लोटिंग स्नो सिटी एट लास्ट अब अपना एक नया एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल को प्रोड्यूस करने वाली है। अब मेरी सिटी भी एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल की सिटी मानी जाएगी। अब जियांग फैन अपने हाथों को बढ़ाते हुए जैसे इसे हासिल करने जाता है तभी यहाँ ज़ोऊ हू हंसता है और फिर सील को अपने दूसरे हाथ में लेते हुए कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर जियांग फैन, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, क्योंकि इस मैरियट पीपल सील की वजह से अब एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का टाइटल बिल्कुल आपकी मुट्ठी पे है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ इस सील को बढ़ाता है और जैसे ही जियांग फैन लपकने जाता है ये वापस इससे छीन लेता है और कहता है कि अभी मेरी बात खत्म कहाँ हुई है। जियांग फैन को अब टेंशन होने लगती है कि कहीं ये मक्कारी न कर दे और ज़ोऊ हू बताने लगता है कि पास्ट में हमारे बीच ना एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रदर जियांग फैन है ना, इनको जब ये मौका दिखा कि ये हमारे जरिए से एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन सकते हैं तो ये अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराने के लिए मान गई। तो ब्रदर जियांग फैन, मैं आपको बस यही याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार आप एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाओ ना तो अपना प्रॉमिस जरूर याद रखना। अब यहाँ पे सभी लोग जब ये बात सुनते हैं तो वो लोग भी चुप हो जाते हैं कि यार ये कितना घटिया इंसान है। यहाँ पे जो वाटर गॉड किंग है वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो अब मैं समझी कि ज़ोऊ फैमिली की तरफ से जियांगली का हाथ मांगने के लिए जियांग फैन को तुम लोगों ने इतना बड़ा ऑफर दिया। हाँ वाकई में ज़ोऊ फैमिली का ये गिफ्ट बहुत बड़ा है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। यहाँ पे वो मन में ना जियांग फैन को बहुत बुरा भला कहती है और कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारे जितना चालाक इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब जियांग फैन ज़ोऊ हू से कहने लगता है कि ब्रदर ज़ोऊ हू, आखिर इस सबका क्या मतलब है, तुम आखिर वो मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। लेकिन वो तो अपनी बोलती बंद नहीं करता और बताता है तुमने ये भी वादा किया था कि एक बार तुम एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाओ तो तुम किन्यू और उसका जो लोअर रियलम है उसे पूरी तरीके से मिटा के रख दोगे और जिसके बाद मिस जियांगली को वापस से अपने पास ले आओगे और हाँ उसके 2 भाई उसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। तुमने ये वादा किया था कि नहीं। अब यहाँ पे किन्मो समेत सभी लोग ये सारी बातें दूर से सुन रहे थे और भाई किन्मो को से खून खौल उठता है। अब उसे अपने फैसले पर रिग्रेट नहीं होता कि ज़ोऊ हू की फैमिली मेंबर्स के साथ उसने जो कुछ भी किया उसे वो नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो तो यहाँ पे कोसते हुए उसे कहने लगता है कि ज़ोऊ हू तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे तभी उसको शांत कराते हुए मास्टर जी कहने लगते हैं कि किन्यू, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ लेकिन थंडर पनिशमेंट सिटी के एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल को
हम कमजोर नहीं हो सकते, तो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम ऐसे ही रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकते। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? पर किनियो का जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान में था। वहाँ यहाँ पर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि मैंने एक से बढ़कर एक पावरफुल ट्रेजर्स इन्हें ऑफर किया, एक से बढ़कर एक चीज की। उसकी बेटी के लिए मैं किस हद तक नहीं गया, कहाँ मैंने ट्राई नहीं किया, कहाँ मैंने एफर्ट्स नहीं किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मैं जियांग फैन का दिल नहीं जीत पाया। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मुझ में थोड़ी बहुत कमी हो गई, लेकिन अब मुझे पता चला कमी मुझ में नहीं, कमी उसकी नीयत में थी। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना सब देने के बाद भी आखिर क्यों वो मुझे इनकार कर पाया। क्योंकि उसे एक एक्सॉर्टेड सर्च जो बनना था, उसके लिए उसने अपनी फैमिली, अपनी बेटी की खुशी, सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसने अपने निजी फायदे के लिए लियार के पावर्स तक को सील कर दिया, उसे मजबूर कर दिया। यह कहते हुए ना किन्मो को भाई गुस्सा ऐसे 7वें आसमान पे चढ़ने लगा था। उसका ऐसे खून खोल रहा था, मन कर रहा था कि इन दोनों को वो हाथ से मसल दे। वैसे लियार किनियो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई किनियो की सटक चुकी थी। और अब के नेक्स्ट पार्ट में हम जाने वाले हैं कि आखिर किनियो का अगला मूव क्या होगा, और जो कि तुम्हें प्रोबेबली बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बट गाइस उससे पहले वीडियो को अच्छा खासा सपोर्ट जरूर दिखाना। आजकल तुम लोग फेस कैम के ऊपर बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यार एटलीस्ट स्टार्टिंग की वीडियो देख लिया करो, अच्छे से कान से सुन लिया करो। कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज खुशी से या फिर शौक से नहीं कर रहा है, कोई ना कोई मजबूरी है तभी कर रहा है। एटलीस्ट वीडियो को सुन लिया करो, फिर जाके यार कमेंट में किसी को जज किया करो। ठीक है, मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।